नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक बार फिर विमेन ऑफ सब्सटेंस प्रोग्राम लेके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तैयारियां कर रहे हैं और इस सिलसिले में जहाने मन ने ये इक़दाम लिया है कि वो हर दिन आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने मेहनत, मुशक्क़त, जोश व खरोश के साथ, अपने जज्बे के साथ एक ऐसा मकाम हासिल किया है कि आज वो हमारे लिए मशाल राह हैं। ऐसी ही एक खातून हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर शबाना नज़ीर साहबा। डॉक्टर शबाना नज़ीर साहबा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत। डॉक्टर साहबा, आपके कारनामों से तो हम सब दिल्ली वाले बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि तालीमी मैदान में जो आपकी खिदमात हैं वो नुमाया हैं। मगर मैं चाहती हूँ कि आपकी कहानी आप ही की ज़बानी सुनो। सही फरमाया आपने डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा के तालीम से मेरा बहुत लंबा जुड़ाव है। यानी मैं 21 साल की थी उस वक्त से मैं तालीम देने के मैदान में, तालीम तो जब खुद 4 साल की थी तब से हासिल कर रही हूँ, तो तब से लेके आज तक कहूँ तो तालीम से जुड़ी हूँ। या आज तक भी हम हासिल तो करते ही हैं तालीम, लेकिन तालीम देने का भी मेरा एक लंबा सफर रहा। और मैंने 21 साल की उम्र से जब मुलाजमत शुरू की तो 62 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब से मैं रिटायर हुई। माशाअल्लाह। उस वक्त मैंने बीएड का इम्तहान दे दिया था और बीएड का रिजल्ट अभी नहीं आया था। हकीम अजमल खान स्कूल में मुझे याद है मैंने इंटरव्यू दिया, और उस वक्त मेरा इंटरव्यू उस वक्त की खातून अव्वल बेगम आबदा अहमद ने लिया था। और हाँ, और उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि रिफत साहब आपकी बेटी एमए नहीं है, नहीं तो मैं इसको प्रिंसिपल बनाती। फिर डैडी ने कहा था कि अपनी उम्र के साथ ही तो पढ़ेगी मेरी बच्ची। और उसके बाद मैं वहां रही और उसके बाद मुझे एमए किया मैंने, वो प्राइवेटली, क्योंकि मैं जॉब में आ गई थी। और उसके बाद मेरी शादी हो गई, उसी से चंद महीने पहले मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। एमए कर लिया, बीएड कर लिया, और फिर मैं अपने घर में लग गई बच्चों के साथ, उनकी परवरिश, उनकी तालीम। लेकिन एक स्टैग्नेशन का सा जो एक आ गया था जिंदगी में, उससे मुझे बड़ी घबराहट होती थी। क्या उस दरमियान आप जॉब में नहीं थी? जी, क्या उस दरमियान आप जॉब में नहीं थी? नहीं, मैं जॉब में थी। जॉब तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं ऐसा हुआ कि जॉब नहीं हो, लेकिन मैं एमए उर्दू में थी और मैं टीजीटी लगी तो मैं टीजीटी पे रुकी हुई थी। वो एक स्टैग्नेशन ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उससे मैं निकलना चाहती थी, क्योंकि सरकारी स्कूलों में उर्दू एमए का स्कोप बहुत कम है, क्योंकि उर्दू पीजीटी की पोस्ट बहुत कम रह जाती है। जी। जिस वक्त मेरा बड़ा बेटा 12वीं का इम्तहान दे रहा था, उस वक्त मैंने जामिया वालों ने एक एमए फाइनेंस स्टार्ट किया था, एमएडी। तब मैंने वो एमएडी स्टार्ट किया जबकि मेरा बड़ा बेटा 12वीं का एग्जाम दे रहा था। वो एमए किया मैंने। फिर मुझे लगा कि कुछ और करना है, डिपार्टमेंट में किससे प्रमोशन मुझे जल्दी मिलेगा, मैं स्टैग्नेशन से निकलना चाहती थी। तो फिर मैंने देखा कि इंग्लिश में एमए करके बहुत जल्दी प्रमोशन होता है, तो मैंने फॉरेन इंग्लिश में एमए किया। वाह, ग्रेट। और जी, उसके बाद इंग्लिश में एमए किया मैंने, 2 साल उसके लगे, और रिजल्ट आने के 2 महीने के बाद मैं पीजीटी बन गई, इंग्लिश पीजीटी। और इंग्लिश पीजीटी बनने के 2 महीने के बाद क्योंकि मेरा एमएड भी हो गया था, डबल एमए भी हो गया था, और पीएचडी भी इन बिटवीन मैंने शुरू कर दी थी, और वो भी मेरी कंप्लीट हो गई थी उर्दू ओपेरा 1947 के बाद। दिमाग में हमेशा से ये रहा कि लीग से हटके ही कुछ किया जाए, तो उर्दू में तो बहुत अच्छे आसान से सामने के मौजू थे, फला शख्स शायरी और सलाहियत, या तो मुझे लगा नहीं, ये नहीं करना, मुझे कुछ अलग काम करना है। तो फिर मैंने ओपेरा पर काम नहीं हुआ था, तो उर्दू ओपेरा किया, और वो भी इंटीग्रेटेड अंग्रेजी ओपेरा से लेके उर्दू ओपेरा 1947 के बाद तक का किया। तो ये सब चीजें मौजूद थी। तो इंग्लिश पीजीटी बनने के 2 महीने के बाद मुझे यूपीएससी से कॉल आई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे बहुत अच्छा रैंक आया। 79 प्रिंसिपल्स में से मैं 4th रैंक पर थी, और मैं डायरेक्ट फिर प्रिंसिपल बन गई। जी, बहुत खूब। और प्रिंसिपल बनने के बाद मुझे एहसास हुआ, और जो मैं चाहती भी थी वो ये
कि प्रिंसिपल बनने के बाद हमारे हाथ में होता है कि हम जब हम टीचर हैं तो हमारे पास 1 क्लास 2 क्लास या 5 क्लास है जिनको हम पढ़ा रहे हैं। जब एज ए प्रिंसिपल होते हैं तो हम अब पूरे स्कूल का प्लान कर सकते हैं अपने हिसाब से जी। और वो प्रिंसिपलशिप मैंने 18 साल में यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट में प्रिंसिपल रही, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सालों में मैं जिस स्कूल में रही, बाय चॉइस मैं उन स्कूलों में रही जो डिफिकल्ट पोस्टिंग कहलाती है और जो मुसलमान बच्चियों की डोमिनेशन था जहां पर, वहां पे मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कूलों को मैं टॉप रैंक्स पे लेकर आई। जामा मस्जिद स्कूल में मैं 15 साल प्रिंसिपल रही और वो मुतवातिर 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट बेस्ट स्कूल हो गया, और अभी 2 साल पहले उसी स्कूल की बच्ची ने पूरी दिल्ली में टॉप किया। तो यहाँ से मैंने अपने कैरियर को लेके मैं चली और अपने कैरियर को मैंने असिस्टेंट टीचर से शुरू करके, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल बनने के बाद में एजुकेशन ऑफिसर तक का मेरे पास ऑफर था, लेकिन उसको भी मैंने एजुकेशन ऑफिसर का प्रमोशन मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, मैं एक स्कूल को, जो मेरा स्कूल है, मैं उसी पे कंसंट्रेट करना चाहूंगी और उसी को मैं इम्प्रूव करना चाहूंगी। बहुत अच्छा। हाँ, तो ना सिर्फ ये कि मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, बल्कि मेरे टाइम में जितनी टीचर्स थी मैं उनको भी मोटिवेट करती थी। और जितने साल मैं प्रिंसिपल रही हूँ, ये भी रिकॉर्ड है कि हर साल मैंने मेरे स्कूल की हर टीचर की, जो भी मेरी टीचर काबिल होती थी, उसकी फाइल बनती थी, हेडक्वार्टर तक वो अप्रूव होती थी, और स्टेट अवार्ड या इंदिरा अवार्ड हमें उस पर जरूर मिलता। वाह, ये तो बिल्कुल एक नई सी बात है कि एक प्रिंसिपल खुद अवार्ड याफ्ता है और वो चाहती है कि उसके मातहत जितनी भी टीचर्स हैं वो भी अवार्ड याफ्ता हों। ऐसी सोच रखने वाली तो आप ही मुनफरिद प्रिंसिपल हो सकती हैं। हर साल का, जितने साल मैं प्रिंसिपल रही हूँ, हर साल का अवार्ड है। नूर नगर स्कूल में मैं सिर्फ 1.5 साल के लिए गई, वहां पर भी मैंने एक स्टेट अवार्ड दिलवा दिया मुदस्सिर जहां, जो अब वहां की वाइस प्रिंसिपल है। तो मकसद ये होता है कि आप आगे बढ़े। जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वही होता है कि खुद वो आगे बढ़े और फिर पूरी टीम को लेके आगे बढ़े, कि कल को अगर वो सिस्टम से निकल जाए तो तब भी सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता चला जाए। बिल्कुल बजा फरमाया जी। हाँ, तो यही मेरा अपना मोटिव रहा कि अपने आप तो ग्रो करो, लेकिन दूसरों को भी ग्रो करो और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बड़ा विजन दो जी। उनको वो करियर गाइडेंस उनकी कराओ कि ये सिर्फ नहीं है। हमारे यहाँ क्या, हर बच्चे से पूछो क्या बनेगी है बच्ची, टीचर टीचर। अरे बेटे, तुम सब अगर टीचर बनने की खिड़की पे लगे रहोगे तो कैसे नंबर आएगा जी। उनको बताया गया कि कहाँ कहाँ डिफरेंट आपके वो एवेन्यूज हैं, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकती हैं। साइंस को प्रमोट किया गया ताकि साइंस लेके बच्चियां आगे बढ़ी, और यही वजह है कि आज हमारे नूर नगर स्कूल की 27 बच्चियां जो हैं वो नीट क्लियर करके आई हैं। और हम अभी भी, चाहे मैं मुलाजमत में नहीं हूं, लेकिन अभी भी बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों की गाइडेंस, उनका न सिर्फ गाइडेंस एंड काउंसलिंग बल्कि उनको अवार्ड देना, उनका एनकरेजमेंट, वो भी आज तक करती हूँ। हर साल एक हम अवार्ड फंक्शन करते हैं जिसमें के पूरी दिल्ली के उर्दू मीडियम स्कूल के जितने बच्चे 90% से ज्यादा नंबर लाते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। और सिर्फ सर्टिफिकेट या वो नहीं देते हम ट्रॉफी, बल्कि कैश भी देते हैं। और साथ में मैं अपने डैडी के नाम पर एक निशान रिफत सरोश देती हूँ हर उस बच्चे को जो कि उर्दू में पूरी दिल्ली में टॉप करता है, और जिसको मैं 5,100 रुपया कैश इनाम देती हूँ। बहुत तो इस तरीके से अपनी कोशिश यही है कि तालीम के मैदान में अपनी और अपने कौम का खिदमत कर सके। जी, वाकईतन बहुत ही आपकी जो कहानी है वो इस कदर तरगीबात से भरी हुई है कि कभी भी किसी भी लम्हे आपने ये नहीं सोचा कि आप सिर्फ अपने लिए जी रही हैं, बल्कि आपका जीना, आपकी कोशिशें, काविशें सब कौम अपने लिए जिए तो क्या जिए। बेशक, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब जी। तो शबाना साहबा, अब आप देखिए, अभी तो आपने इतनी मेहनत की, आपने कहा 21 साल की उम्र से लेके 62 साल की उम्र तक आप तगोदों में लगी रही,
तो अब तो यकीनन आप थोड़ा आराम कर रही होंगी और रिलैक्स फील कर रही होंगी। नहीं, 62 साल की उम्र में मैं सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुई और फिर मैंने एक दो जगह काम किया, लेकिन कुछ वो मुझे जचा नहीं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 2017 से, मैं 16 में रिटायर हुई थी, 2017 से मैंने तस्मिया स्कूल में 3 साल वहां पर मैंने एज ए प्रिंसिपलशिप की। अभी जब पेंडेमिक आया और तब ये लॉकडाउन हुआ, तब से मैंने वहां जाना बंद किया है। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद भी मैं 3 साल, यानी जो 62 साल के बाद भी तकरीबन 8-10 महीने की गैप के बाद 3 साल फिर मैंने मुतवातिर काम किया। बहुत अच्छी, और बहुत बहुत खूब। आपकी कहानी तो इतनी इंस्पिरेशनल है कि हर मुस्लिम खातून को इससे नसीहत लेनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस तरह से आपने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को दूसरों के लिए वक्फ किया है। अच्छा शबाना साहबा, हम लोग आजकल बात कर रहे हैं इमोशनल फैशन की, क्योंकि आमतौर पर खवातीन के बारे में ये कहा जाता है कि उनके दिल में एक खास हमदर्दी होती है फैशन के लिए, एक खास जगह होती है और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरती हैं। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इमोशनल फैशन की? देखिए, फैशन, सबसे पहले तो ये कि फैशन से हम क्या लेते हैं। जी कोई वो चीज जो कि इस वक्त मंजर आम पे है, जिसको ज्यादा तादाद में लोग पसंद करें, उसे ही फैशन कहेंगे। जी अब फैशन के लिए मैं खवातीन से कहूंगी कि बिल्कुल फैशन परस्त होना चाहिए। बिल्कुल। अपने आप को बदलते हुए फैशन के हिसाब से ढालना भी चाहिए। जी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम पे क्या जच रहा है, बहुत अच्छा। उसके हिसाब से हमें अपनी चॉइसेस को रखना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो फैशन जो कि एक कॉलेज गोइंग लड़की पे सूट करे, वो अगर मैं करने लगूं तो शायद वो मुझ पे सूट नहीं करेगा। तो कोई चीज अगर फैशन में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं जो चीजें फैशन में, उनमें से हमें ये देखना है कि हम पे क्या चीज सूट कर रही है और किस वक्त क्या चीज होनी चाहिए। अगर हमें अपने, अगर ड्रेसेस के बारे में, अपने लिबास के बारे में कहते हैं, तो उसमें भी रंग, कलर्स की चॉइस के बारे में भी, किस वक्त हमें कौन सा कलर पहनना चाहिए, ये एक जर्नल हमारा आउटलुक पहले से हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। जी दिन जी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस मौसम में कौन से रंग पहनने चाहिए, और फिर बदलते हुआ फैशन जो है उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से ले कि हम पर क्या चीज सूट कर रही है। अगर खवातीन अगर बिल्कुल अंधाधुंध जब तकलीद करती हैं फैशन की, तो उसमें कभी कभी वो बहुत ऑड भी लगने लगती है। जी जी तो हमें फैशन वो करना चाहिए जो कि हमारी पर्सनैलिटी को और ज्यादा निखार सके, जी हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी शख्सियत में इजाफा कर सके, वो फैशन हमें अपनाना चाहिए। और इसके लिए हमें थोड़ी सी नाकदाना नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर वो चीज जो दूसरे पे जच रही है, जरूरी नहीं है कि वो हम पर भी जच जाए। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि हमें फैशन के लिए अक्ल की जरूरत है, समझ की जरूरत है और उसके बाद हम तमीज करने के बाद ही अपने लिए सिलेक्ट करें कि क्या करना चाहिए। अब देखिए ना, ऐसा होता है कि हम में से अक्सर बहनों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, जेवरात होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं पहनने को और फिर हम नया खरीद लेते हैं। तो जो इस तरह की कुछ बहनें इस तरह के सोच का शिकार हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता है कि ये जो हविस है, जी जिसके लिए खवातीन बदनाम भी है, जी या और ले ले और ले ले, हमें उससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जी हमारे पास जो चीजें हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम कहीं पर भी किसी भी किस्म की फजूल खर्ची हमें नहीं करनी चाहिए। जी अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है, बहुत दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फजूल खर्ची करें। जी फजूल खर्ची का कोई खाना हमारे यहाँ नहीं है। जी आपके पास जरूरत से ज्यादा अगर है तो आप ज्यादा, आप दूसरों की मदद कीजिए, सदका कीजिए, खैरात कीजिए, औरों को दीजिए, या आप जो चीजें आपके पास है, या तो उनको आप अच्छी हालत में दूसरों को दे दीजिए, और फिर आप अपने आप को, उसको वार्डरोब को रिन्यू कर लीजिए। लेकिन मुझे वो भी लगता है कि जो वार्डरोब के हम बदलने जा रहे हैं वार्डरोब, अरे इतनी क्या जरूरत हो गई। और जी हमें ये सोचना चाहिए कि आज के जमाने में हर इंसान अपने में इतना मगन है
कि उसे दूसरे की परवाह नहीं होती। जी। अभी मैं एक सेमिनार में थी और वहां पर एक साहब ने कहा, ये बता रहे थे कि भाई दुनिया में हम इस खौफ से जीते लोग क्या कहेंगे। जी। मैं संडे को लेटा हुआ था, एक बार मेरी छोटी बेटी आई और उसने मेरे एक पैर पे नेल पॉलिश लगा दी, एक पैर के नाखून पे। कहते मैंने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ। मैं अगले दिन वो ऑफिस सैंडल पहन के गए, उनके एक पैर के एक नाखून पे, अंगूठे के नाखून पे नेल पॉलिश लगी थी और एक पे नहीं लगी थी। कहते किसी ने नोटिस नहीं किया। और मैं पूरा दिन कहते हुए जानबूझ के लोगों के कमरे में गया, विजिट किया, वो किया, लेकिन किसी ने नहीं देखा। तो हम कई बार ये सोचते हैं अपने आप ही अपना अपना पैसा फजूल खर्च करके और खुद ही खुश हो लेते हैं, ये सोच के कि हमने दुनिया को दिखाया कि हमने ये नया लिया। अगर दुनिया देख भी लेगी तो चंद मिनट की। बिल्कुल। अपने पैसे को, और खास तौर से इस पैंडेमिक ने हमें सिखाया है कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको रखिए। पता नहीं होता कि किस वक्त कौन सी घड़ी ऐसी आए जब आपको खुद अपनी और दूसरों की भी मदद करनी पड़े। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फैशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बेजा खर्च से बचिए। और अपने पास जो है, अगर कनात नहीं है तो आप 10 सेट बनवा लीजिए। आपको 11वें सेट की जरूरत महसूस होगी कि मेरे पास तो 10 ही सेट है सोने के, 11वां सेट क्यों नहीं है। तो ये अंदर अपनी कनात पैदा करनी चाहिए। जी डॉक्टर शबाना साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि कनात बहुत ज़रूरी है। और ये बात कि दुनिया क्या कहेगी, देखिए सही आपने कहा कि किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको देखे और आपको सराहे या ना सराहे। ये हमारी अपनी सोच होती है और हर चीज़ हमारे अपने जहन और दिमाग में होता है। तो अब प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते आइए मैं आपसे ये दरखास्त करती हूँ कि आप हमारी बहनों को क्या नसीहत करेंगी, खासतौर से पूरे 1 साल के पेंडेमिक के बाद थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई है और 8 मार्च को हम सब मिलकर एक साथ इंटरनेशनल वीमेंस डे मना रहे हैं, एक दूसरे को के अंदर खुशियां बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं खवातीन से ये कहूंगी और उन्हें मुबारकबाद दूंगी कि इस पैंडेमिक और इस लॉकडाउन को खैर आफियत के साथ गुजारने में उन्होंने बहुत बड़ा ताउन दिया है। बेशक। 2-2, 3-3 मुलाजमात जिनके घर में लगी हुई थी, मुलाजिम लगे हुए थे, वो सब हट गए। और वो बच्चे और शौहर जो 5-7 घंटे के लिए घर से चले जाते थे, वो पूरे टाइम घर में थे। मैं अपनी फरमाइशों की लिस्ट पे। तो ये बहुत बड़ा खवातीन ने बहुत बड़ा रोल निभाया है कि सिंगल हैंडेडली, नो डाउट कि हम ये है कि बच्चों ने या शौहर ने थोड़ी बहुत मदद की है घरों में, अच्छी बात है, लेकिन मेन जो जिम्मेदारी थी वो खवातीन पे रही। उन्होंने अपने जो मुलाजिम जो काम करते वो भी खुद किए और उन बच्चों को, उन शौहर को अपने घर में, घर के अंदर खुश रखा। ये बहुत बड़ा काम किया। और हर खातून जो थी वो एक शेफ बन चुकी थी और गूगल पे और देख देख के लोगों ने जलेबी और कचौरी सब चीजें घर में बनाई और घर के माहौल को अच्छा रखा। तो एक तो मैं इसलिए कहूंगी कि आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखिए। अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारी खुशी के साथ हमारे घर की खुशी का सबके खुशियां लिंक है। एक खातून अगर खुश उसलूबी से अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती है बखूबी, तो उसका घर पुरसुकून रहता है। तो एक तो मैं खवातीन से ये कहना चाहूंगी कि अपने काम को कभी भी बोझ ना समझे। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें थोड़े सी किफायत से जीना चाहिए। नंबर 3, हमें उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत अच्छा। अब हाँ, ये 3-4 चीजें अगर किसी भी घर की खातून के अंदर ये 3-4 चीजें हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक खुशहाल फैमिली अपनी रखेगी। और जिस तरीके से एक ईंट से ईंट मिलकर इमारत बनती है, उसी तरीके से एक खानदान जो है वो हमारा समाज का एक यूनिट है। और जब एक एक खानदान, एक एक फैमिली खुशहाल होगी तो हमारा पूरा समाज खुशहाल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी आज के इस दिन की अहमियत में खवातीन अपनी ताकत को, अपनी अहमियत को समझे और वो समझे कि वो इस समाज की रीढ़ की हड्डी है और उनको अपने पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो पूरे समाज को एक मजबूत शक्ल दे सके।
बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने अपने कीमती बछड़ों से हमें नवाजा और आपने इतनी बेशकीमत नसीहतें हमारी बहनों के लिए दी हैं कि वो अपनी अहमियत को समझें और अपना स्पेशल ख्याल रखें ताकि वो पूरे खानदान का ख्याल रख सकें। डॉक्टर शबाना साहबा, जहां मन आपका ममनून है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाई। और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बेहद शुक्रिया हलीमा साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।